आने वाली 25 तारीख को भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात जो लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था, आपातकाल, उसको 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। और उस निमित्त भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण राष्ट्र में उस 50 वर्ष के पूर्व जो कुछ घटा था उसे वर्तमान पीढ़ी को भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आपातकाल के 50 वर्ष के कार्यकाल को मना रही है और उसे लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। नागपुर शहर में उसी श्रृंखला में 25 तारीख की शाम को 5 बजे वनामती के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम का नाम लोकतंत्र सेनानी स्वागत वंदन अभिनंदन समारोह करके रखा है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्री विनय जी सहस्त्रबुद्धे, जो रामभाऊ माडगी प्रबोधिनी के सर्वे सर्वा है, कहने में अतिशयोक्ति नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बौद्धिक प्रकोष्ठ को वो विशेषता से ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ पूर्व राज्यसभा के सदस्य भी है, वो संबोधित करेंगे। नागपुर उनके आगमन के पश्चात कुछ घरों में, जो हमारे मीसाबंदी परिवार के कुछ घर हैं, उन घरों में प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए भी विनय जी जाएंगे। इस प्रकार से कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में नागपुर शहर में वर्तमान में जो लोग जीवित हैं उस आंदोलन के, उन लोकतंत्र सेनानियों को उस कार्यक्रम में घर से वहां तक लाने ले जाने की व्यवस्था ये स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से की गई है। जिनका स्वास्थ्य आने लायक है उन्हें उस कार्यक्रम तक उपस्थिति दर्ज कराने का निवेदन व्यक्तिगत तौर पर उनके घर घर जाकर के किया है। और जिन परिवारों में निधन हो गया है उन परिवारों की, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, इनको बुला करके उनका सत्कार करना, इस प्रकार का नियोजन उस कार्यक्रम में किया गया है। इस संपूर्ण आयोजन में जब हमने प्राथमिक बैठक ली तो सभी लोकतंत्र सेनानियों का ऐसा मनोगत था कि यह जो पेंशन है, इस पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही साथ में जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक प्रमाण पत्र भारत सरकार की तरफ से मिलता है, उसी प्रकार का एक प्रमाण पत्र महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से लोकतंत्र सेनानियों को भी मिलना चाहिए। इन लोकतंत्र सेनानियों की बात हमने माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन तक पहुंचाई। 17 तारीख के कैबिनेट में उस मानधन को दुगना करने का निर्णय आदरणीय देवेंद्र जी ने लिया और साथ ही साथ में प्रशासकीय यंत्रणा के माध्यम से इन सबके घर तक वह सर्टिफिकेट पहुंचे कलेक्टर के माध्यम से, इस प्रकार का निर्देश भी उन्होंने दिया है। यह कार्यक्रम चूंकि एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए इसमें वो सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, इसलिए कलेक्टर के माध्यम से सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आदरणीय देवेंद्र जी ने आदेश निर्देशित करके की है। आप सभी के जानकारी के लिए कि उस समय का जो कार्यकाल था, उस समय के कार्यकाल में इमरजेंसी तो देश की प्रधानमंत्री होने के कारण श्रीमती इंदिरा जी ने लगाई थी, लेकिन उसके पश्चात इंदिरा जी के जो सुपुत्र थे जिनका नाम संजय गांधी था, और संजय गांधी के साथ उस समय की जो उनकी नौजवानों की टीम थी, उन्होंने मिलकर के जिस प्रकार का आतंक पूरे देश में फैलाया था, उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में विद्रोह का वातावरण राष्ट्र में बना था। और उसी की परिणति थी कि 1977 में पहली बार आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और गैर कांग्रेसी संपूर्ण सत्ता भारतवर्ष में स्थापित हुई। अनावश्यक रूप से लोगों की नसबंदी करा देना, जिनका विवाह नहीं हुआ उनकी भी नसबंदी करा देना, जो सिंगर कांग्रेस के अधिवेशन में गाना नहीं गाता है, आकाशवाणी से उसका गाना बंद करवा, प्रसारण बंद करवा देना, इस प्रकार के अनेक ऐसे कार्य जो सत्ता पर रहते हुए नहीं करने चाहिए, ऐसे सारे के सारे कार्य संजय जी के नेतृत्व में उनके युवा ब्रिगेड ने करी थी और इस सब की परिणति ही सत्ता परिवर्तन के रूप में मिली थी। उस समय अनेक परिवार पूर्ण रूप से उद्ध्वस्त हो गए। मैं
आदरणीय राजेंद्र पुरोहित जी से मिलने के लिए गया था। उन्होंने बताया कि उनके प्रेस में एक सज्जन थे जो एमपीईबी के समय में, एमपीईबी से भी पहले नागपुर इलेक्ट्रिक कंपनी जब नागपुर को बिजली सप्लाई करते थे उस समय उसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, और बाद में वो महाराष्ट्र स्थापित होने के बाद महाराष्ट्र में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर करके रिटायर हुए। उनके परिवार में उनको 9 संतानें थी और एमएससीबी वगैरह में पेंशन नहीं मिलती, और ऐसा व्यक्ति जिसने कभी तो भी आनंद मार्गी संस्था को 100 रुपये चंदा दिया था, तो आनंद मार्गी संस्था को 100 रुपये चंदा दिया है, उस रसीद के आधार पर इस व्यक्ति को मीसा में बंद कर दिया गया। और उस परिवार की जो स्थिति हुई, तत्कालीन समय में वो आदरणीय बनवारी लाल जी पुरोहित जी के मित्र थे। क्योंकि बनवारी लाल जी उस समय कांग्रेस में ही थे, लेकिन उसके बावजूद अपने मित्र के परिवार में आई हुई अड़चनों को उन्होंने संभाल करके वह सब कार्य किया। और लोकतंत्र के इस विषय को लेकर के इंदिरा जी ने भले निर्णय लिया हो, लेकिन नीचे के वो जो शक्तिशाली कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनका बैकग्राउंड समाजवाद से था, सोशलिस्ट से था, और पंडित नेहरू जी के सोशलिस्ट की नीति अपनाने के कारण वे कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे, उन लोगों में भी बहुत बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं आक्रोश था। उसका उदाहरण नागपुर शहर में ही है। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के पिताश्री गंगाधरराव जी फडणवीस यह भी मीसाबंदी रहे हैं। मीसा में बंद होने से पहले जब उन्हें गुप्त सूचना मिली कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो नागपुर के ही कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो सोशलिस्ट थे, उनके घर में 7 दिन तक के वो गुप्त रूप से रहे। आपके समक्ष नाम बताने में कोई अड़चन नहीं। एक वरिष्ठ पत्रकार उमेश चौबे जी, जो उनके बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों साथ में पार्षद थे, उनके घर में गंगाधर राव रहे। अर्थात यह कांग्रेस और गैर कांग्रेस का विरोध विषय नहीं था, ये लोकतंत्र की हत्या का विषय था। इसलिए जो कांग्रेसी पुरातन काल में सोशलिस्ट थे लेकिन कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उन सारे लोगों ने भी इन सब बातों में साथ दिया है। जयप्रकाश नारायण जी ने इसका नेतृत्व किया, समग्र क्रांति इस आंदोलन का नाम दिया, और शायद स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का सबसे बड़ा यह आंदोलन था। वह त्रासदी वर्तमान पीढ़ी को पता नहीं है, इसलिए वर्तमान पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि जो संविधान की लाल किताब जिसके ऊपर संविधान लिखा है और अंदर पूरा कोरा है, वो लेकर के देश में घूमते हैं, तो उनके परिवार ने संविधान के साथ क्या क्या किया। संविधान का इतिहास जब लिखा जाएगा तो संविधान को रक्त रंजित करने का काम सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। यह प्रतिपादित करने के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी एक पत्रक निकाल रही है, जिस पत्रक में वह सारे प्रसंग हो गए कि किस किस प्रसंग पर भारत के संविधान का कांग्रेस के कार्यकाल में आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी, उसके बाद में मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी, इनके कार्यकाल में किस प्रकार से संविधान के उधेड़बुन की गई, उसका एक पत्रक भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, जो हमारे युवा मोर्चा के माध्यम से हमारे नागपुर शहर के विशेषतः स्लम बस्तियों के बीच में जाकर के, विशेषतः उन बस्तियों में जहां हमारे दलित बंधु रहते हैं, आदिवासी बंधु रहते हैं, जिन्हें बार बार संविधान संविधान शब्द से कहीं ना कहीं उनको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, उनकी आंखों के सामने असली संविधान की रक्षा किसने करी और संविधान को किसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, इस इतिहास को पहुंचाने का काम भी इस दिवस के माध्यम से हम सब लोग करने वाले हैं। माननीय विनय जी ने स्वयं आर्टिकल लिखा है इस विषय को लेकर के। वह आर्टिकल भी नागपुर शहर के एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापने का निर्णय लिया है। अब वो उसी दिन पता चलना चाहिए, इसलिए मैं अखबार का नाम नहीं लूँगा। माननीय देवेंद्र जी भी एक आर्टिकल लिख रहे हैं, वह भी एक प्रतिष्ठित अखबार में छपेगा। नागपुर शहर में डॉक्टर कुमार शास्त्री जी, जो उस समय मीसाबंदी में भी थे और स्वयं कोरवाल कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनका आर्टिकल छप रहा है। आदरणीय नितिन जी गडकरी स्वयं एक आर्टिकल लिख रहे हैं, वह आर्टिकल भी छपेगा। कारण जिन्होंने अपनी अपनी आंखों से उस मंजर को देखा है और जो सचमुच में घटा है उस हकीकत को बयान करने वाले सारे के सारे आर्टिकल हो गए। मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आप सभी को वह यादी भेजेंगे जो यादी में
वर्तमान 100 के आसपास नागपुर में निवास करने वाले ये लोकतंत्र सेनानी जिंदा है। वर्तमान पीढ़ी तक वो वेदना, वो पीड़ा और लोकतंत्र की हत्या का वो षड्यंत्र पहुंचना चाहिए, कारण जो आज पैदा हुआ है उसे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। मैं 63 में पैदा हुआ, 65 में मीसा लगा, मैं केवल 12 साल का था। अर्थात मुझ जैसे व्यक्ति को भी मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, इसलिए यह सारी चीज़ों की जानकारी है, अन्यथा वह जानकारी वर्तमान पीढ़ी में नहीं के बराबर है। इसलिए आपके माध्यम से उन लोगों के इंटरव्यू अगर आप लेंगे तो उन लोगों के इंटरव्यू के माध्यम से उस समय की भयावह स्थिति का जो उन्होंने देखा है, भोगा है, उसका विश्लेषण वो करेंगे तो शायद आम जनता तक पहुँचेगी। हम वह यादी आप सबके व्हाट्सएप पर डाल देंगे जो फ़ोन नंबर के साथ है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास किया गया था और जिसमें उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विफल हुए, कारण भारत की लोक जनता ने आंदोलन खड़ा करके उस षड्यंत्र को समाप्त किया, वह सारा का सारा इतिहास लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए इनके वक्तव्य आप प्रसारित करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। आदरणीय गिरीश जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसके आगे की सूचना दें। आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि जिन लोगों तक हमारा निमंत्रण नहीं पहुंचेगा या जो ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार के लोगों ने मीसा को भोगा है, वो आपके द्वारा जो प्रचार प्रसार प्रसिद्धि अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से होगी, इसी को निमंत्रण समझें और वाराणसी के कार्यक्रम में शाम को वो वहाँ पर आए, ऐसी हमारी उन सभी लोगों से प्रार्थना है। मेरा आपके माध्यम से प्रेस जो प्रिंट मीडिया है उससे भी निवेदन है कि अगर कोई आर्टिकल आपके माध्यम पर पहुंचता है तो उसको योग्य पद्धति से प्रकाशित करें, उसको योग्य सम्मान दें, क्योंकि ये अखबारों को भी उस समय दबाने का अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर भी एक प्रकार का बड़ा अंकुश था। ये आपने भी पढ़ा होगा, आपके भी कहीं कोर्स में आया होगा। तो ये वो एक ऐसा पीरियड था कि जिस काल के अंदर ये सारी घटनाएं हुई, तो उसको अगर समुचित आप अगर स्थान देंगे तो मुझे लगता है कि ये विषय लोगों तक और नई पीढ़ी तक पहुंचेगा। इसमें गुजरात के एक प्राध्यापक ने इस पर पीएचडी भी की है, यानी डॉक्टरेट का और अभ्यासक्रम का भी विषय। ये आप सब लोगों के ध्यान में भी रहे। मैं आपके माध्यम से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की अपेक्षा करता हूँ। और दूसरा ऐसा कि एक हमारे प्रदेश की ओर से हमारे जो इस संदर्भ में 11 साल के कार्यक्रम चलेंगे, हमारा ये तीसरी टर्म का पहला साल पूरा हुआ, उसके प्रमुख प्राध्यापक अनिल जी सोलें, जिनके नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम नागपुर में होंगे। ये आपातकाल के संदर्भ का जो कार्यक्रम है, इसका जो संयोजन हम सब कर रहे हैं, इसमें विदर्भ के अंदर जिलों में हर जगह पर ऐसा कार्यक्रम हो, उसकी प्रदर्शनी लगे, उस समय की कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं उन फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी लगे। इसका सारा दायित्व हमारी पूर्व महापौर अर्चना के डेहनकर की ओर दिया गया है। ये भी मैं उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूँ। एक सूचना और है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से उस दिन वर्तमान पीढ़ी उस विषय को लेकर के क्या सोचती है, इसलिए एक मॉडल पार्लियामेंट आदर्श संसद का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला नियोजन की जो नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ के मीटिंग हॉल में उस कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। करीब 150 नागपुर के नौजवान बच्चे इमरजेंसी के इस विषय पर उनके क्या मनोगत है और वो क्या अनुभूति करते हैं और उनकी क्या लोकतांत्रिक पद्धति से अपेक्षा है, उसका विश्लेषण करेंगे। तिवारी सर, मेरा एक सवाल है। ये पत्रिका जो है ये काले किसमें छपाई गई है और ये कार्यक्रम यानी गडकरी साहब का कार्यक्रम है। निरंतर पत्रिका अच्छी है, लेकिन ब्लैक इसमें छपाने का क्या कारण है? कौन सी पत्रिका? नहीं, हमने अभी क्या कौन सा कार्यक्रम है? आप कार्यक्रम बताइए ना, कौन सा पढ़िए ना। कार्यक्रम जो है ये 11/7 मुझे भारताचे यशस्वी पंतप्रधान माननीय
श्री नरेंद्र मोदी यांच्या एनडीए सरकारच्या 11 वर्षाच्या कार्यकाळात देशाला जगाच्या पाठीवर मिळालेला आत्मसन्मान तसेच बदलती अर्थव्यवस्था आणि विकसित भारत याबद्दल हा कार्यक्रम आहे आणि काळ्या याच्यामध्ये स्थापल्या गेलेली आहे. हे काय कारण आहे? या कार्यक्रमाचे संयोजक आदरणीय आमचे विधायक संदीप जोशीजी आहेत. त्यांच्या डोक्यात एक कल्पना होती. काळिमापासून पौर्णिमापर्यंत आम्ही पोचलो आहोत. तो हा जो काळा इतिहास आहे त्यातून कसे 14 वर्ष उजेडीचे निघाले हे सर्व लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे म्हणून काळ्या रंगाने ही पत्रिका छापण्यात आली. काळ्या रंग वाईट नाही, लक्षात ठेवा. पण तुमच्या टी शर्टला काळा रंग आहे. स्मार्ट दिसतं. विश्लेषण छान केलं तुम्ही. तुम्ही स्पेसिफिक